Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the remaining part of translocation of organic food. And in this lecture, we will discuss first of all the pattern of food transport as well as the theories related to the mechanism of explanation of transport of food through phloem. So let's move to the classboard. So dear students, we were discussing translocation of food, organic food, और उसमें अब हम डिस्कस कर रहे हैं the pattern of translocation or the pattern of transport. और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे जो थ्योरीज के ऊपर जो एक्सप्लेन करती हैं इस ट्रांसलोकेशन को. तो पहले इसको ज़रा समझ लें. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सारा वो स्ट्रक्चर समझा. अब पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है, इट इज़ नॉट ओनली इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, द ट्रांसपोर्ट of food in phloem is not exclusively का मतलब only यानी कि सिर्फ, ठीक है, is not exclusively in upward or downward direction and not defined in gravity यानी कि ग्रेविटी रिस्पेक्ट, उसके हवाले से हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ना करते हैं, यानी कि फ्लोएम की ट्रांसलोकेशन को, यानी नॉट एक्सक्लूसिवली इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन. सिर्फ ऊपर और नीचे को नहीं होती, बल्कि ये लेफ्ट और राइट पे भी होती है, मुख्तलिफ डायरेक्शन में होती है. और इसमें ग्रेविटी जो है वो अपना रोल एज सच यानी कि वो इसको इफेक्ट नहीं करेगी. तो डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रांसपोर्ट है, द फूड is transported from areas of supply, यानी जहाँ से फूड सप्लाई किया जाता है, उनको हम सोर्स भी कहते हैं. They are also called as sources, to areas of मेटाबॉलिज्म, जहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, या फिर जहाँ पर स्टोर होना हो, और स्टोरेज. क्लियर? सो इन एरियाज को हम कहते हैं सिंक्स. क्लियर? तो जहाँ से सप्लाई की जाएगी, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, जहाँ पर फूड बनेगा, उसको सोर्स कहेंगे. जहाँ पर मेटाबॉलिज्म हो या वहाँ जहाँ पर स्टोर हो रहा हो, उसको हम सिंक कहते हैं. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, इनको हम सोर्स और सिंक का थोड़ा सा डिफरेंस कर लें, फिर आगे मूव करते हैं. तो सोर्सेज, या जिसको हमने कहा सप्लाई, ठीक है, एरियाज ऑफ सप्लाई भी कहा. सो द सोर्सेज और द एरियाज ऑफ सप्लाई ऑफ फूड इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज आएगी? इट इंक्लूड्स द photosynthesizing organs like leaves, clear, जहाँ पर यानी कि वो लीव्स बन रहे हैं, और
स्टोरेज ऑर्गन्स, ठीक है, या फिर स्टोरेज ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, कुछ पुराने पत्ते भी हो सकते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े लीव्स हो सकते हैं। सो जहाँ पर फूड सिंथेसाइज हो रहा है उनको हम सोर्सेज कह रहे हैं। और दूसरा, अच्छा जो सोर्सेज हैं यानी जो दे हैव द एबिलिटी, ये क्या करेंगे कि दे विल सिंथेसाइज द फूड, utilize the food for their activities and convert surplus, यानी जो एक्स्ट्रा होगा सरप्लस फूड, into non reducing sugars, उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लाइक द सुक्रोज। क्लियर? और अब हम बात करेंगे सिंक के हवाले से। तो सिंक मतलब हम नीचे वाले हिस्से को कहते हैं आमतौर पर, सिंक का मतलब डूब जाना, मतलब कि यहाँ पर सेंस नीचे वाला पोर्शन इस्तेमाल हो रहा है। सो सिंक्स आर एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म, वहाँ पर एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा हो उनको भी हम सिंक कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द ग्रोइंग टिप्स, ठीक है, जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं उनको हम सिंक्स कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, वहाँ पर जो है वो नए पार्ट्स जो होते हैं वो आगे से बन रहे होते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो द टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, यानी कि रूट एपेक्स और शूट एपेक्स की बात हो रही है। टिप ऑफ स्टेम का मतलब शूट एपेक्स और रूट एपेक्स। तो आपको पता है वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम है, वहाँ पर एक्टिव डिवीजन हो रही है, और वहीं एक्टिव डिवीजन जो सेल डिवीजन है ये एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पर जो है ये फूड पहुँचाया जाएगा इन एरियाज़ में ताकि सेल डिवीजन को कंटिन्यू करवाया जा सके। या इसी तरह से जो ग्रोइंग टिप्स होती हैं किसी भी रीजन के अंदर जो न्यूली फॉर्म्ड शूट्स की होती हैं वहाँ पर भी ये पॉसिबल है। तो एक तो हो गया एक्टिव एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर हो रहा है। और दूसरा the second part, they are called storage organs. तो स्टोरेज ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं इसमें? इट इंक्लूड्स लाइक द ट्यूबर्स एंड बल्ब्स, ठीक है, जैसे अनियन बल्ब हो गया, ट्यूबर्स लाइक पोटैटो ट्यूबर्स, और इसी तरह से फ्रूट्स के अंदर भी यानी कि स्टोर होता है। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि बाइनियल प्लांट्स में बीट रूट, अच्छा इसमें एक बाइनियल प्लांट है, द बाइनियल प्लांट्स लाइक बीट रूट, चुकंदर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बाइनियल मैं पहले बता चुका हूँ प्लांट्स की कैटेगराइजेशन एनुअल, बाइनियल और पेरेनियल। एनुअल प्लांट जो साल में से जिनका लाइफ साइकिल सिर्फ 1 साल का है, उसके बाद वो ख़त्म। बाइनियल जिनकी उम्र 1 साल से ज़्यादा मतलब कि 2 साल होती है, और तीसरे होते हैं पेरिनियल जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा होगी, वो पेरिनियल कहलाते हैं, ठीक है। तो जो बीट रूट है ये बाइनियल है, यानी कि इसकी उम्र 2 साल तक होती है। तो पहले ग्रोइंग सीजन में लाइक द बीट रूट इन द फर्स्ट season it is sink, यानी इसमें फ्रूट जो है वो जमा होता रहता है इसकी रूट में, एंड नेक्स्ट सीजन अगले साल
it becomes source. ठीक है, तो जो जहाँ पर हमने बात की थी सोर्सेज की, द एरिया ऑफ फूड सप्लाई, इसमें फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन्स और स्टोरेज ऑर्गन्स, तो यहाँ पर वो स्टोरेज ऑर्गन की बात हो रही है बीट रूट के हवाले से, तो चंद एक प्लांट्स में ऐसा होता है. क्लियर. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, जो फ्लोएम की कंपोजिशन को समझने के लिए तो कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद होती है, यानी ऑर्गेनिक फूड जो है उसमें क्या क्या मौजूद होता है, इसके लिए एफिड्स जो है उनको स्टडी किया जाता है. So the composition of materials in phloem, जो phloem है उसके अंदर क्या क्या मटेरियल होते हैं, is studied by using एफिड्स. एफिड वो मच्छर की तरह ही एक छोटा सा जानवर है जिसकी जैसा मच्छर की वो माउथ पार्ट होता है, वो सुई जो होता है हमारे स्किन में पेनिट्रेट करता है ब्लड सक करने के लिए. इसी तरह से जो एफिड्स, इनके पास भी एक सुई होती है, उसको स्टाइलेट कहते हैं. ठीक है, और ये जो प्लांट्स के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं फ्लोएम, वहाँ तक उसको पंक्चर करता है. ठीक है, बाय यूजिंग एफिड्स दीज एनिमल्स puncture stem up to phloem. ठीक है, फ्लोएम तक उसको जो है वो पंक्चर करेंगे बाय देयर स्टाइलेट्स. स्टाइलेट्स यानी वो सुई, वो माउथ पार्ट जिसके जरिए वो सुई चुभेगा उसके अंदर. ठीक है, the flow of sap in phloem enters the digestive tract. उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ के जरिए वो अटैच उसकी जो स्टाइलेट है, स्टाइलेट से उसके माउथ में, माउथ से पीछे उसका डाइजेस्टिव ट्रैक में, डाइजेस्टिव ट्रैक, और उसका इतना प्रेशर होता है एंड अपीयर्स एज हनी ड्यू, उसको हनी ड्यू कहते हैं, एट इट्स पोस्टीरियर, और उसके जो एनल रीजन है वहाँ से वो एक ड्रॉप की शक्ल में निकलेगा, उसे कहेंगे हनी ड्यू. अब इसकी कंपोजिशन देखेगी हनी ड्यू की, सो इट हैज़ 10 to 25% ड्राई मैस. ठीक है, उसमें ड्राई मैस जो है उसका 10 to 25% ड्राई मैस, और इस 10 to 25% में 90%, इस 10 to 25% जो ड्राई मैस है फ्लोएम के अंदर, सो 90% इज सुक्रोज एंड 1% इज नाइट्रोजनस वेस्ट. क्लियर? सो दैट इज द कंपोजिशन. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स इन द फ्लोएम आर स्टडीड. सो दे आर स्टडीड बाय यूजिंग एफिड्स. तो ये इस तरह से एनिमल, ये इसका स्टाइलेट, ठीक है, दिस इज स्टाइलेट, और ये फ्लोएम तक लेके जा रहा है, ये फ्लोएम तक ले गया. ठीक है, और ये लेट्स सपोज के ये लीव्स और स्टेम उसकी प्लांट की, और ये यहाँ से जो फ्लोएम है वो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से होता हुआ यहाँ पर पीछे अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ हनी ड्यू. इसको हनी ड्यू कहते हैं बिकॉज एज इट कंटेन्स 90% ऑफ ड्राई मैस ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज जो है ये इसका मौजूद है, तो इस वजह से इसको हनी ड्यू कहा जाता है. आइए डिस्कशन अब चलते हैं मेजर टॉपिक की तरफ, दैट इज द ट्रांसपोर्ट, कि द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट.
mechanism of transport of food in phloem. तो दो तरह की कैटेगरीज थी, दो कैटेगरीज की थ्योरीज हैं इसमें, ठीक है, दो तरह की थ्योरीज हैं एम्प्लॉय की गई इसमें। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्टिव थ्योरीज, यानी कि दो कैटेगरीज हैं इसमें, एक्टिव थ्योरीज एंड पैसिव थ्योरीज। एक्टिव थ्योरीज क्या कहती हैं कि जो ट्रांसलोकेशन हो रही है फूड की फ्लोएम के अंदर, इट टेक्स प्लेस बाय द फूड इज ट्रांसपोर्टेड in food by using ATP, means the active transport, by using active transport mechanism। लेकिन जब बाद में रिसर्च की गई सो यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए कोई ख़ास एविडेंस नहीं मिला। इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंसेस, ठीक है। तो आपको पता है बायोलॉजिकल मैथड पढ़ा था, तो कोई थ्योरी जो एविडेंसेस से सपोर्ट ना हो रही हो तो फिर वो रिजेक्ट हो जाती है। तो जब ये रिजेक्ट हो गई सो दे आर रिजेक्टेड। रिजेक्टेड किस वजह से? क्योंकि ये अपना वो मैकेनिज्म नहीं बता पा रहे, इनके पास एविडेंस नहीं अपने मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर। और फिर हम किसके पास बाकी क्या बच गया? द पैसिव थ्योरीज। अब पैसिव में थ्योरीज में भी दो तरह की अप्रोचेस हैं, यहां पर भी दो तरह की अप्रोचेस। एक है डिफ्यूजन, एक जो इसमें थ्योरी है वो डिफ्यूजन के हवाले से है। अब अकॉर्डिंग टू देम जो प्लांट के अंदर जो फूड जो है वो पास कर रहा है, वो मूव कर रहा है फ्लोएम के अंदर, सो फूड मूव इन फ्लोएम एट वेलोसिटी, यानी कितने स्पीड पे? एट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर आर, ये वेलोसिटी बताई जा रही है फ्लोएम के अंदर। और वो यहां से फिर जब वो डिफ्यूज करेगा पूरे प्लांट में, एंड डिफ्यूजेस थ्रू आउट प्लांट at rate of 1 मीटर पर 8 years, 8 साल में 1 मीटर डिफ्यूज करने में। तो इतने देर तक प्लांट कैसे जिंदा रहेगा? जब उसको 8 साल तक एनर्जी नहीं मिलेगी वो वेट थोड़ी ना करेगा। तो जब रियल में स्टडीज की गई फ्लोएम के अंदर वो ट्रांसलोकेशन की, तो उनकी जो स्पीड है वो इसके साथ मैच नहीं करती है। तो मतलब कि ये डिफ्यूजन वाली थ्योरी भी सपोर्ट नहीं की गई, नहीं हुई, सो इट इज़ अगेन रिजेक्टेड। तो ये भी रिजेक्ट हो जाती है। तो पैसिव में जो डिफ्यूजन वाली थ्योरी है वो भी रिजेक्ट हो गई। अब आ जाके एक ही थ्योरी बची, उस थ्योरी को हम कहते हैं दैट इज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म और प्रेशर फ्लो थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी जो है इसमें जो बताया गया कि फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर की वजह से हो रही है। द फूड इज ट्रांसपोर्टेड into phloem and plant by osmotically generated
pressure, okay, by osmotically generated pressure। और उस हिसाब से जो है ये जब ये मूवमेंट होती है, सो इसको हम आगे प्रूफ भी करेंगे। इसको सजेस्ट किया था, दिस वाज सजेस्टेड बाय अर्नस्ट मंच in 1930। ये एमसीक्यू के लिए मार्क कर लीजिए। अर्नस्ट मंच, उसने इसको सजेस्ट किया था, प्रपोज किया था प्रेशर फ्लो थ्योरी को, और 1930 में किया था। सो अब देखते हैं कि ये किस तरह से ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो प्रेशर फ्लो थ्योरी। So how it explains how the food is transported throughout the plant body। तो dear students, इसमें मैं एक पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, फिर उसके ज़रिए मैं एक्सप्लेन करूँगा। So here is a leaf, ठीक है, that is a source, और ये इसके अंदर वेन, क्लियर। और लीफ जो है, इसके अंदर ये अंदर मौजूद वेन इसके साथ कनेक्टेड है। और वेन का मतलब यहाँ पर आपको पता ही है, पहले बता चुका हूँ, यानी वेस्कुलर बंडल, यानी जाइलम और फ्लोएम की बात हो रही है। और ये आपको याद है कि जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे होते हैं एक जगह पे। तो ये लीफ के आगे स्टार्ट होता है जी फ्लोएम। अब ये मैं इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखा लूँगा। तो इससे पहले वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम, इनसे पहले इट इज़ सराउंडेड बाय अ शीथ। मैं इसको पहले लदा से एक चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ पहले। तो लेट्स सपोज कि ये हमारे पास है फ्लोएम, ठीक है, दिस इज फ्लोएम, और इसके साथ ही पड़ा हुआ है जाइलम, क्योंकि ये इकट्ठे पड़े होते हैं, ठीक है, मतलब कि साथ साथ मौजूद है, दिस इज जाइलम। और इन दोनों के गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है सेल्स की, ठीक है, 2 से 3 सेल्स की एक लेयर होती है इस तरह से। तो ये दरमियान में हमारे पास वेस्कुलर बंडल, और उसके गिर्द क्या, ये सेल्स की लेयर, जिसका काम इनको प्रोटेक्ट करना होता है। ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ये सारा काम हो रहा है। तो मैं सिर्फ इतना सा हिस्सा दिखा रहा हूँ। और इस शीट की मैं बात कर रहा था एक्चुअली। सो ये उनसी बाहर की तरफ जो सेल्स की एक लेयर है, इसे कहते हैं बंडल शीथ, क्लियर। और ये फिर अंदर बंडल है, दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम, ठीक है। तो ये दैट इज बंडल, वेस्कुलर बंडल, और उसके गिर्द शीथ पैकिंग हुई हुई है। और उसके बाहर फिर अब वो लीफ के सेल्स हैं, ठीक है। ओवर हेयर आर द लीफ सेल्स, जिसको आप मेसोफिल सेल्स कह सकते हैं। लेट्स सपोज कि अब यहाँ पर बाहर की तरफ क्या मौजूद है, ये लीफ है, लीफ के, ये लीफ के अंदर का सारा स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये दरमियान में ये वेन, दिस इज वेन, और ये वेन, ये सारा स्ट्रक्चर, ये कलेक्टिवली ये क्या कहला रहा है, दिस इज वेन। और इसके आसपास और इधर क्या पड़े हुए हैं, लीफ के मेसोफिल सेल्स। सो दीज आर द मेसोफिल सेल्स। तो ये आपने जहन में रखना है, मेसोफिल सेल्स, क्लियर। तो ये लीफ, और लीफ के साथ मैं अब यहाँ पर एक डमी के तौर पर ड्रॉ करूँगा बंडल शीथ सेल्स। एक और डायग्राम। तो ये रहा लीफ का मेसोफिल सेल, मैं एक एक सेल करके ड्रॉ कर रहा हूँ, मेसोफिल सेल, ठीक है। और इसके सेल वॉल में ये प्लाज्मोडेस्माटा, और इसके आगे क्या पड़ा में, बंडल शीथ सेल, ये बंडल शीथ आ गया, ठीक है। और इसके अंदर भी, क्योंकि प्लांट सेल है तो इसके अंदर भी
तो 1 से 2 या 3 लेयर्स होती हैं इसकी बंडल शीट की, सेल्स की लेयर। तो मैं यहाँ पर 2 ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 2 बंडल शीट आ गई, ठीक है, उनके सेल्स। और फिर उसके बाद पड़ा हुआ है कंपेनियन सेल। अब फ्लोएम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल के साथ क्या अटैच है जी डियर स्टूडेंट्स, क्या अटैच है? देयर इज द सीव ट्यूब एलिमेंट लाइक दिस, ठीक है। तो ये तरतीब आपने याद रखनी है। और फिर उसके बिल्कुल साथ क्या पड़ा हुआ है? दिस इज जाइलम। नाउ दिस इज mesophyll cell, this is mesophyll, and this is bundle sheath, and this is companion cell, और ये रहा चीज सीव, and this is sieve element या sieve tube जिसको कहते हैं, और ये रहा जाइलम। ये तरतीब आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सो दिस इज बंडल शीट, उसके साथ फिर कंपेनियन सेल के साथ फ्लोएम, और फ्लोएम के साथ ये जाइलम, ये तरतीब। तो डियर स्टूडेंट्स, अब होगा क्या? यहाँ पर हो रही है फोटोसिंथेसिस। मेसोफिल सेल क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से वो बना रहे हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाई और उसको यूटिलाइज कर लिया। यूटिलाइज कर लिया मतलब जो उनको प्रोसेसेस उसके चल रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड की ऑक्सीडेशन से। तो फूड वो बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज, और फिर अल्टीमेटली उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अब जो बच जाएगी, अब जो फूड बच जाएगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज। तो मैं यहाँ पर सुक्रोज के डॉट्स बनाए हुए हैं सारे। सो दीज आर द सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। सुक्रोज आप पढ़ चुके हैं, इट इज़ अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब सुक्रोज बन गई। सुक्रोज यहाँ से ये प्लाज्मोडेस्माटा, ये सारे क्या बने हुए हैं दरमियान में? दे आर प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, जो उनके सेल वॉल के अंदर एक स्पेशल पोर होता है जिससे साइटोप्लाज्म के आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये यहाँ से डिफ्यूज करके चला गया इनटू द बंडल शीथ सेल। यहाँ से फिर ये डिफ्यूज करके इसके प्लाज्मोडेस्माटा से होता हुआ दूसरे सेल में। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स, अब अगली बात, यहाँ से बंडल शीथ सेल तक यहाँ पर तो हुई डिफ्यूजन के जरिए यहाँ तक पहुँचा, लेकिन यहाँ से ये जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। दिस इज ट्रांसपोर्टेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल में ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुंच गया। यहाँ किसका अपना प्लाज्मोडेस्माटा, फिर यहाँ से डिफ्यूज करके ये सुक्रोज पहुंचेगी इनटू द सीव एलिमेंट, ये सीव ट्यूब। अब ये सीव ट्यूब है, ये नीचे ऐसे पूरी की पूरी ट्यूब बनी हुई है इस तरह से। अब मैं ये ट्यूब ही ड्रॉ करने लगा हूँ समझाने के लिए, ये ट्यूब, और इसमें जगह जगह पर अंदर क्या है? सीव प्लेट्स, ठीक है, वो सीव प्लेट्स मौजूद हैं। सो ये रही सीव प्लेट्स और ये पूरी की पूरी ट्यूब। अब वो ऊपर जाइलम थी, तो जाइलम को मैं पूरी ट्यूब बनाने लगा हूं। सो दिस इज जाइलम, जाइलम वेसल, ठीक है। सो दिस इज जाइलम, और ये ऊपर फ्लोएम, साथ में इसके बिल्कुल बाजू में पड़ी हुई है फ्लोएम, और इसके साथ ये अटैच क्या होते हैं? द कंपेनियन सेल्स। तो ये रहे जिसके कंपेनियन सेल्स, क्लियर? सो दीज आर द कंपेनियन सेल्स। और इसी फ्लोएम और यानी इसी वेस्कुलर बंडल के साथ आगे अटैच है फिर से ये कंपेनियन सेल के आगे फिर उसी तरह से ये आ गई बंडल शीथ, इसके ये 2 सेल्स,
ठीक है, और उसके आगे फिर अटैच है फ्रूट। So this is the fruit. Okay. This is fruit. बाकी वो तरतीब उसी तरह से। अब होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, सुक्रोज यानी सरप्लस फूड सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, डिफ्यूज करके प्लाज्मोडेस्माटा से बंडल शीथ सेल में आया, ये बंडल शीथ्स है, ठीक है, उसके सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा से आ रहा है तो जो प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रांसपोर्ट होती है वो कौन सी होती है, सिम्प्लास्ट। तो यहाँ पर याद रखिएगा इस ट्रांसपोर्ट में मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस बाय सिम्प्लास्ट पाथवे। यहाँ से फिर वो फिर सिम्प्लास्ट पाथवे के जरिए अगले सेल में, यहाँ से फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब यहाँ पर तो हो रही है डिफ्यूजन, फिर यहाँ पर हो रही है, इस पॉइंट पे हो रही एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली यहाँ पर इस जगह के ऊपर एक पंप लगा होता है, ठीक है। वो पंप क्या कर रहा होता है कि वो एटीपी को इस्तेमाल करता है और सुक्रोज को कंपेनियन सेल के अंदर फेंक रहा होता है, पंप कर रहा होता है, ठीक है। पंप हम पहले पढ़ चुके हैं, लो टू हाई और विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ से फिर आगे इस पॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है ये भी डिफ्यूजन हो रही, यानी सीव ट्यूब के अंदर पहुँच कर ये डिफ्यूजन। तो यहाँ पर सुक्रोज इकट्ठी हो गई भाई, काफ़ी ज़्यादा सुक्रोज इकट्ठी हो रही है। ये मतलब कि यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल है वो कम हो रहा है। ये साथ क्या पड़ी हुई जाइलम, जाइलम के अंदर क्या मौजूद है आपको पता है, पानी मौजूद है, ठीक है। दिस इज वाटर मॉलिक्यूल्स, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही चूँकि यहाँ पर सोल्यूट आ गया, सोल्यूट कंसनट्रेशन हाई हो गई, तो वाटर कैसे मूव करता है, लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट, या फिर हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो ये यहाँ से मूव करके वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुँचना शुरू हो जाएंगे, अपने साथ की नेबरिंग ट्यूब में, जिसे हम कहते हैं सीव एलिमेंट यानी कि फ्लोएम। तो अब ये यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर होना शुरू हो गए ऑस्मोसिस के ज़रिए। अब इन आपको पता है पानी के अपने एंट्री की वजह से और यहाँ पर चूँकि सॉल्यूट्स भी मौजूद हैं तो एक प्रेशर जनरेट होगा, उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नीचे चूँकि सी फ्लेट है वो मुकम्मल तौर पर ओपन नहीं है, बल्कि यहाँ पर छोटे छोटे सुराख हैं, बाकी एरिया कवर्ड है। तो यहाँ पर एक हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ से जो चूँकि सीव के प्लेट्स हैं इनमें सुराख मौजूद है, ये पोरस प्लेट होती है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे को मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ डिसॉल्व्ड जो फूड है वो भी सुक्रोज यानी वो भी आ रही है। जैसे ही उसी फ्लोएम ट्यूब के साथ कनेक्टेड ये फ्रूट के लेवल पर यानी सिंक के लेवल पर पहुंचेंगे। अब यहाँ से ये जो सुक्रोज है ये मूव करेगी बाय डिफ्यूजन इनटू द कंपेनियन सेल, उसी तरह से जैसे आई थी डिफ्यूजन के जरिए आई थी और उसी से वापस जाएगी कंपेनियन सेल में। यहाँ से फिर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए मूव करेगी बंडल शीथ में, वहाँ से फिर ये होती हुई सिम्प्लास्ट पाथवे से होती हुई पहुँचेगी यहाँ पर फ्रूट में। अब बंडल शीथ से फ्रूट में यहाँ पर होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर तो ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर पहले से भी वो सुक्रोज मौजूद है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, तो तब तो यहाँ पर होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमने बात की थी कि ये तो स्टोरेज ऑर्गन है, ये फ्रूट है, या फिर वो एरिया ऑफ मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है। जैसे कोई यहाँ पर कोई टिप है, टिप के ऊपर एनर्जी चाहिए, तो जाहिर बात है फूड यूटिलाइज हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर फूड यूटिलाइज होने की वजह से यहाँ पर कंसंट्रेशन कम होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो फिर उस वक्त एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी बल्कि पैसिव ट्रांसपोर्ट चलेगी, ठीक है। डिफ्यूजन के जरिए वो सारा काम चलेगा। लेकिन वो किस में, जैसे ग्रोइंग टिप्स की बात की थी, ग्रोइंग शूट्स, रूट एपेक्स और जो शूट एपेक्स है ये उसकी बात की थी। लेकिन अगर फ्रूट है तो फ्रूट में पहले से भी सुक्रोज मौजूद है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन उसकी ऑलरेडी हाई है, यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ मूव करने में एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, यानी बंडल शीथ से
वो फ्रूट के अंदर ले जाने में उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए। सो दिस इज, अब यहाँ पर जैसे ये निकलेगा तो यहाँ से पानी सोल्यूट का लेवल कम होता जा रहा है, मतलब कि यहाँ का वाटर पोटेंशियल अब कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर वाटर पोटेंशियल कम होगा तो वाटर यहाँ से भागेगा वापस जाइलम के अंदर। तो ये देखें वापस आना शुरू हो गया, ठीक है, वाटर यहाँ से वापस। तो यहाँ पर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो एक प्रेशर ग्रेडियंट बन गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसे हमने कहा था कि जो फूड की जो ट्रांसपोर्ट है ये ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर के ज़रिए होती है। सो यहाँ पर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर लो रह जाता है। सो इसी डायरेक्शन में फिर उसी फ्लोएम के साथ जुड़े हुए सिंक के साथ ये स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द प्रेशर फ्लो थ्योरी एक्सप्लेन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।